लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या है ये? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 274 अंदर ये बताया गया है कि जब कोर्ट वाइंड अप कर देती है, जब कोर्ट एक कंपनी को वाइंड अप करने के लिए बोलती है और अपॉइंट करती है ऑफिशियल लिक्विडेटर एज प्रोविजनल लिक्विडेटर, तब क्या करना होता है? द ऑफिसर एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कौन कौन? जो कंपनी के ऑफिसर्स डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबमिट करें एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर within 30 days of court orders। उनको एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सबमिट करवाना होता है 30 दिन के अंदर, जब तक जिस दिन कोर्ट के ऑर्डर हुए उससे लेकर 30 दिन के अंदर अंदर। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? एक्चुअल में इट इज जस्ट लाइक लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो अभी तक आप देखते आए हैं, लेकिन इसको बनाने का तरीका अलग है, क्योंकि वो लिक्विडेटर बना रहा था, अब ये कंपनी बना रही है, तो वो किस तरीके से बनाएगी, कैसे इसको बनाएगी, वो आपने आज सीखना है। सो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ और एग्जाम्पल के साथ ही हम इसको समझेंगे। So I'm taking illustration number 19. Following is the balance sheet of Rajasthan Textiles Limited as at 31st March 2018, on which date a winding up order was made. आपको इक्विटी, कैपिटल, लाइबिलिटी सब दिया हुआ है, डिबेंचर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है विच इज सिक्योर्ड बाय लैंड एंड बिल्डिंग, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, देन असेट्स आर गिवन। फिर बताया गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसको 75,000 में रीवैल्यू किया गया, मशीनरी को, इन्वेस्टमेंट को, सबकी रीवैल्यूड वैल्यू दे रखी है। Bill discounted 20,000, liability on them is estimated to rank 5,000, prepare statement of affairs and deficiency account। तो कैसे बनाते हैं हम सबसे पहले इसके अंदर लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट होती है हमारी A से लेकर H तक। तो वो लिस्ट कैसे हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे जो हम बना रहे हैं, जिसका दैट इज राजस्थान टेक्सटाइल लिमिटेड, और हम क्या बना रहे हैं इसका? वी आर मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन मार्च 2018। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं असेट्स। आप जो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते हो, उसके डेबिट साइड में आप लिखते हो टू असेट रियलाइज्ड, ठीक है? तो असेट रियलाइज्ड में हम वो वाली असेट लिखते हैं जिनसे पैसा रियलाइज हुआ, और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अगेंस्ट दे दिया उनका सरप्लस लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम पहले वो वाली असेट लेते हैं जो कहीं भी गिरवी नहीं लिखी हुई, तो हम लिखते हैं असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। काम हमने वही करना है सारा, सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन का तरीका बदल जाएगा। एज पर लिस्ट ए, इन असेट्स को हम रखते हैं लिस्ट ए में, और इस तरफ हम लिखते हैं इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू। अब आप देखिए, मेरे पास सबसे पहले गिवन है कैश इन हैंड, दैट इज गिवन टू मी 30,000, ठीक है? अब अगली असेट्स मुझे बैलेंस शीट में देखनी है, मेरे पास असेट कौन कौन सी हैं। तो मैंने नीचे से स्टार्ट किया कैश इन हैंड से। बिल रिसीवेबल है मेरे पास 25,000 के, और इसके बारे में मुझे रियलाइजेशन वैल्यू में लिखा गया है BR के बारे में, दैट इज गिवन टू यू। BR कंसीडर्ड टू बी बैड 8,000, तो टोटल 25,000 के थे।
जिसमें से 8,000 के रिसीव नहीं हुए, तो रिसीव कितने के हुए? 17,000. देन मुझे दिए हुए हैं बुक डेट्स, सो आई विल राइट हियर बुक डेट्स. बुक डेट्स में मुझे दिए हुए हैं 1,10,000 और मुझे बताया गया है बेड डेट्स आर 20,000, यानी कि 20 तो मुझे रिसीव ही नहीं हुए, बचे कितने? 90,000. डाउटफुल डेट्स इसमें से हैं 30, यानी कि 90 में से गुड डेट्स हो गए 60,000 और डाउटफुल डेट्स हो गए 30,000 और डाउटफुल में से मेरे जो रियलाइज होंगे वो है 40%, यानी कि 12,000 और 60% तो मेरे फिर बैड हो गए, रियलाइज नहीं हुए डाउटफुल में से. तो टोटल मेरे रियलाइज कितने हुए? गुड डेट्स ये और 12,000 ये, तो कितने हो गए? 72,000. समझ में आया ये पॉइंट? यस. ओके. अब इसके बाद इन्वेंट्री. इन्वेंट्री 95,000 की थी, लेकिन मेरी जो रियलाइज हुई है वो कितने की हुई है? इन्वेंट्री रियलाइज हुई 1,10,000 की. देन मेरे पास है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुई है 16,000 की और इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट है मेरी मशीनरी. मशीनरी रियलाइज हुई है 50,000. मशीनरी रियलाइज हुई 50,000 की और इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुई 16,000 की. ठीक है. लैंड एंड बिल्डिंग को मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो मैंने गिरवी रखी हुई थी. तो मेरे पास टोटल असेट्स रियलाइज्ड कितनी आ गई? मेरे पास टोटल असेट रियलाइज्ड की वैल्यू आ गई है, इट इज 2,95,000. सो ये मेरी कौन सी असेट्स आ गई? विच आर नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड एज पर लिस्ट ए. यहां तक समझ में आया? यस मैम. यस मैम. अब इसके बाद मुझे लेना है असेट्स विच आर स्पेसिफिकली प्लेज्ड. वो असेट्स जो स्पेसिफिकली प्लेज्ड हैं, गिरवी रखी हुई हैं. तो क्वेश्चन में आप देखो लैंड एंड बिल्डिंग को गिरवी रखा गया था, तो हम यहाँ पर लिखते हैं असेट्स विच आर स्पेसिफिकली प्लेज्ड. ठीक है. तो मेरे पास थी लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू थी 75,000 और इसको मैं लिखूंगी एज पर लिस्ट बी. सेकेंड लिस्ट में मैंने कौन से लिखे? जो गिरवी रखे हुए थे. तो लैंड एंड बिल्डिंग थी 75,000 की, उसके अगेंस्ट लोन कितना था? 60,000 का. तो मेरे पास डेफिशिएंसी तो कोई नहीं आई, लेकिन सरप्लस आ गया. वो कितने का आ गया? 15,000 का. तो ये बी जो है, बी टेबल मेरी ये बनेगी. ये समझ में आई? यस. अब आप देखिए, आपने जो चीज आप लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखते थे आपने वही लिखी है, सिर्फ उसको लिखने का तरीका बदला है. इसके बाद हमारा एक्चुअली ये प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा होता है, उसमें हम फिल करते जाते हैं. तो उसी में आगे देखो कॉलम बना हुआ होता है जिसमें हम लिखते हैं एस्टिमेटेड सरप्लस एज पर लिस्ट बी. लिस्ट बी से हमारे पास जो सरप्लस आया वो कितना आया? 15,000 का सरप्लस आया. इसके बाद एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट्स. और ये पेमेंट्स हमने किसको करनी होती है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, सबको पेमेंट करनी होती है. तो टोटल मेरे पास कितना अमाउंट है? पहले वाली लिस्ट ए से मेरे पास आया था 2,95,000 और अभी मेरे पास आया है 15,000. तो टोटल मेरे पास हो गया 3,10,000. और ग्रॉस रियलाइजेशन जिसके ऊपर की मैं अगर रेम्यूनरेशन निकालूं तो वो मैं कितने पे निकालती? 295 तो ये और 75 ये रियलाइज हुई थी, क्योंकि जो 15,000 है वो तो पेमेंट करने के बाद है. रियलाइज कितना हुआ था? इट वाज 3,70,000. तो ये हमने अभी तक सिर्फ असेट्स का काम किया है. यहां तक समझ में आया कि नहीं आया?
मैम एक बार ये ग्रोस वाला दोबारा बताना। 2,95,000 आपको लिस्ट ए से आया था, लिस्ट बी से सरप्लस 15,000 आया, लेकिन हमने असेट बेची कितने की थी? 75,000 की। तो टोटल ग्रॉस मेरे पास कितनी इनकम आई थी मतलब बेचने के बाद? तो वो थी 3,70,000। समझ में आया? यस मैम। ओके, अब हम पेमेंट वाला बनाएंगे कि हमने थर्ड बनाना है, दैट इज पेमेंट साइड। तो हम उसको कैसे बनाते हैं? हम बिल्कुल सेंटर में लिखते हैं लायबिलिटीज, इधर हम लिखते हैं ग्रॉस पेमेंट्स और इधर हम लिखते हैं नेट पेमेंट्स। ठीक है, ये जो ग्रॉस है ये हम पेमेंट्स कर रहे हैं 3,70,000 में से, और ये जो नेट है ये हम पेमेंट कर रहे हैं 3,10,000 में से। लायबिलिटीज लिखने के बाद यहाँ पर हम एक लाइन लिखते हैं कि अगर कोई भी खर्चा होगा तो वो डिडक्ट होगा अगर सरप्लस है, टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द सरप्लस और टू बी एडेड in the deficiency as the case may be। कि अगर हमारे पास ऊपर कोई इनकम आई ही नहीं होती, लॉस ही लॉस होते कंपनी को, तो लॉस में लॉस ऐड होगा, एडेड इन द डेफिशिएंसी, और अगर सरप्लस होगा तो उसमें से माइनस होगा। ठीक है, अब हमने सबसे पहले 3,70,000 में से क्या चीज माइनस करी थी? जो हमारा 3,10 आया था, हमने 60,000 के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स माइनस किए थे। लिस्ट बी के हिसाब से लिखे थे हमने ये, और ये हम यहाँ नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम इसको माइनस कर चुके हैं। तो अब ये 370 में से 60 माइनस हो गया, हमारे पास टोटल जो बैलेंस है वो 3,10,000 है। नेक्स्ट जो इसके अंदर लिस्ट है वो है सी, और सी में आते हैं आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। लिस्ट सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं जो कि क्वेश्चन में दिए हुए हैं 18,000। सो आई विल राइट हियर 18,000, आई विल राइट हियर 18,000। अब जितना अमाउंट मेरा आता जाएगा मैं यहाँ पर लिखती जाऊंगी कि मेरे पास अब कितना बच गया। बैलेंस अवेलेबल फॉर नेक्स्ट पेमेंट, और नेक्स्ट पेमेंट किसकी है वो भी बता रही हूँ मैं आपको। 3,10,000 में से 18,000 माइनस कर देंगे तो मेरे पास अमाउंट कितनी बच जाएगी? 2,92,000। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो पेमेंट होती है वो होती है डिबेंचर्स की। याद रखने के लिए जस्ट सिंपल सी बात आप याद रखें, डिबेंचर्स एज पर लिस्ट डी, डी फॉर डिबेंचर्स, लिस्ट डी, डिबेंचर्स एज पर लिस्ट डी। कितने के डिबेंचर्स हैं मेरे पास? 1,20,000 के। तो 1,20,000 मैंने यहाँ भी लिख दिया। अगेन मैंने लिखा बैलेंस अवेलेबल, तो बैलेंस अवेलेबल कितना रह गया मेरे पास? इट कम्स टू 1,72,000। जो हम लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते थे उसके अंदर हम जितना बैलेंस अवेलेबल होता था उतना पे करते थे, लेकिन इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कितना पे नहीं हो रहा, डेफिशिएंसी निकालेंगे, यानी कि हमने जितना पे करना हम सारा लिख देंगे और नेगेटिव में बैलेंस निकाल देंगे। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न आती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की एज पर लिस्ट ई। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं हमारे पास, ट्रेड क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 75,000 के, बिल्स पेबल दिए हुए हैं 5,000 के, और लास्ट में एक एडजस्टमेंट दे रखी है जिसमें लिखा हुआ है कि 20,000 के बिल डिस्काउंट किए गए थे लेकिन उन पे जो लायबिलिटी अराइज होगी वो सिर्फ 5,000 होगी। तो कंटिजेंट लायबिलिटी कितने की अराइज होगी? 5,000। तो 75 प्लस 580 एंड 85,000 हमने और माइनस कर दिया। तो 85,000 माइनस करने के बाद मेरे पास बैलेंस बच गया, ये आ गया 87,000। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट जो मेरी टर्न आती है दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। सो आई विल राइट हियर
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट एफ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है मेरे पास? दैट इज गिवन टू मी 1 लाख। और इक्विटी शेयर कैपिटल मुझे दी हुई है 20,000 शेयर्स हैं 8 रुपये पेड अप के हिसाब से एज पर लिस्ट जी 1,60,000। तो टोटल हो गए 2,60,000 नेगेटिव बैलेंस। तो मेरा लॉस कितने का आ गया? 1,73,000 का, जिसको मैं लिखूंगी डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। यहां तक समझ में आया? मैम ये 2,60,000 इस साइड भी लिखेंगे, ग्रोस वाली साइड? बिल्कुल लिखेंगे, 2,60,000 इधर भी लिखेंगे। और टोटल पेमेंट्स में से हमारा बैलेंस तो सेम ही आएगा कि डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 1,73,000। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब इसके बाद इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक अकाउंट और बनाना है और वो है लिस्ट एच डेफिशिएंसी अकाउंट। अब ये डेफिशिएंसी अकाउंट में आपको करना क्या है? आपको ये देखना है कि ये जो डेफिशिएंसी आई ये कैसे आई, क्या ये जस्टिफाइड है? 1,73,000 आपने सही निकाली है? तो हम इसको चेक करते हैं। हम कैसे लिखते हैं कि कौन कौन से आइटम कंट्रीब्यूट कर रही हैं डेफिशिएंसी को। आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले तो हम P&L का डेबिट बैलेंस लिखते हैं जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट में देखिए हमें दिया हुआ है लॉस विच इज 58,000। ठीक है, अब आपने क्या करना है? बैलेंस शीट की हर आइटम को उसकी रियलाइजेबल वैल्यू से चेक करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी है 1,30,000 की। ठीक है, और रियलाइज कितने की हुई है? 75,000 की। तो लॉस कितने का हुआ? 1,30 की बुक वैल्यू थी, रियलाइज हो रही है 75,000 की, तो 55,000 का लॉस। तो ये लॉस है, लॉस में लॉस ऐड होता जाएगा। ठीक है, 55,000 का लॉस ऐड हो गया। मशीनरी मेरी थी 80,000 की, जो कि रियलाइज हुई मेरी कितने की? 50,000 की। लॉस कितने का आ गया? 30,000 का। इन्वेंट्री थी मेरी 95,000 की और रियलाइज हुई 1,10,000 की। तो बेनिफिट कितने का हो गया? 15,000 का। देन मेरे पास बुक डेट्स थे 1,10,000 के, जो कि रियलाइज कितने के हुए? बुक डेट्स मैंने लिखे थे 72,000 के। तो 1,10,000 माइनस 72,000 मेरा लॉस हो गया 38,000 का। देन मेरे BR हैं 25,000 के, जो कि मेरे रियलाइज हुए थे 17,000 के। तो फिर से लॉस कितने का हो गया? 8,000 का। BR के बाद नेक्स्ट कैश है, कैश सेम रहेगा मेरा। देन बिल डिस्काउंटेड की लायबिलिटी एक्स्ट्रा मुझे पे करनी पड़ी, दैट वाज कितना था? 5,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रह गई बीच में एक। इन्वेस्टमेंट मेरी थी 10,000 की, जो कि रियलाइज हुई 16,000 में। तो फायदा हो गया मुझे 6,000 का, और तो कुछ नहीं बचा। अब इसके बाद आप इसको ऐड और लेस कर लें तो ये सेम आएगा जितनी आपकी डेफिशिएंसी निकली थी। तो आप इसको यहाँ लिखेंगे डेफिशिएंसी एज शोन बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हाँ जी, समझ में आया? यस यस मैम। ओके,